हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट की आरटीपी नवंबर 23 वाली। टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है और क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा, आपको किसी पॉइंट में दिक्कत होगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस टाइम स्टैम्प लगा देंगे सारे क्वेश्चन का। मैंने यहाँ पर दो पार्ट में इसको बांट दिया है, एक में मैंने इसके क्वेश्चन रख लिए हैं, दूसरे में सजेस्टेड आंसर रख लिए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो मटेरियल कॉस्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ROL, EOQ, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक दिया हुआ है हमें, ठीक है। फिर एवरेज लीड टाइम दे दिया 6 दिन। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लीड टाइम दे दिए 4 दिन। तो हमारा एवरेज है 6, ये एवरेज आ गया। एवरेज हमारे पास 6 डेज, ठीक है जी। मिनिमम और मैक्सिमम लीड टाइम में हमारे पास क्वेश्चन ने कह दिया कि डिफरेंस है 4 दिन का। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का 4 दिन का गैप है, तो एवरेज से 2-2 दिन का गैप होगा। मिनिमम 2 दिन कम होगा, मैक्सिमम 2 दिन ज्यादा होगा। तो ये 8 डेज हो गया और ये 4 डेज हो गया। तो हमारे पास मिनिमम डेज 4, मैक्सिमम 8 डेज आ गए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहे हैं मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे बताइए। तो जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो आती है ROL के फॉर्मूले में। तो ROL का हमारे पास फॉर्मूला रहता है ROL इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लीड टाइम। ये है 1,60,000। मैक्सिमम कंजम्पशन हमें नहीं पता, निकालनी है। मैक्सिमम लीड टाइम हमें पता है 8 डेज है। 8 डेज सामने जाकर डिवाइड होंगे। मैक्सिमम कंजम्पशन आपके पास 20,000 यूनिट्स आ जाएगी। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है मिनिमम कंजम्पशन पर डे बता दीजिए। तो मिनिमम कंजम्पशन आता है आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले में। तो हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सारी चीजें। मैक्सिमम स्टॉक लेवल है हमारे पास 1,90,000। ROL है हमारे पास 1,60,000। ROQ है हमारे पास 90,000। मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम हमारे पास बचा है। यहां पर मिनिमम कंजम्पशन हमें नहीं पता, मिनिमम लीड टाइम हमारे पास 4 डेज है। ओके, अब ये हमारे पास हो गया मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का। सामने हम 160 और 90 को ले जाते हैं, 160 प्लस 90 ये हो गया 250, सामने ले गए। तो ये माइनस का 60 इक्व टू माइनस का 4 मिनिमम कंजम्पशन। तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, 4 सामने चला जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो मिनिमम कंजम्पशन इक्वल टू 15,000 यूनिट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था मटेरियल का। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एम्प्लॉय कॉस्ट का। एम्प्लॉय कॉस्ट के क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्किल्ड वर्कर है, उसे 120 पेमेंट हो रही है, तो रेट हो गया 120। स्टैंडर्ड टाइम 6 आवर्स है, SH दे दिया। ही टुक 4 आवर्स टू कंप्लीट जॉब, AH दे दिया। इसे हम रोहन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है उसका इफेक्टिव आवरली रेट आप निकालकर हमें बता दीजिए, ठीक है जी। रोहन के अंदर पॉइंट नंबर 1, तो हमारे पास वेजेज कितनी आ जाएगी इसकी, AH इंटू आर प्लस AH बाई SH मल्टीप्लाई बाई SH माइनस AH मल्टीप्लाई बाई आर। ये सारी चीजें हमारे पास हैं। AH है हमारे पास 5 आवर्स, 120 रुपए का रेट है, प्लस 5 SH6 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 5 रेट है 120। ये हमारे पास वेजेज आ जाएगी इसकी 600 प्लस 120 इंटू 5/6 700 वेजेज आ गई। इफेक्टिव रेट की अगर बात करें तो 5 घंटे में आपने 700 कमाए हैं। इसका मतलब 1 घंटे में आप 140 कमा रहे हो। 140 पर आवर इफेक्टिव रेट इसका आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है इफ वर्कर प्लेस्ड अंडर हालसे सिस्टम, हालसे में रहता है 50% बोनस में, एंड ही वांट्स टू मेंटेन सेम इफेक्टिव रेट, वो सेम इफेक्टिव रेट यानी 1 घंटे के 140 रुपए कमाना चाहता है, तो कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। तो टाइम यानी AH बताना है जिसमें काम पूरा हो जाए। तो यहां पर AH अब हमें नहीं पता, ओके, और 140 रुपए कमाना चाहता है। सेकंड, अब हमारे पास हालसे का जो इफेक्टिव रेट आएगा, इफेक्टिव रेट हालसे में, यहां पर हालसे की वेजेज और यहां पर हालसे के AH। तो हमारे पास जो वेजेज है यहां पर AH इंटू आर, AH हमें नहीं मालूम, प्लस 50% SH माइनस AH मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई AH, और इफेक्टिव रेट हम 140 रखना चाहते हैं। तो 140 इक्वल टू AH इंटू आर हो गया 120 रुपए है,
तो 120 AH प्लस 50% आर का, तो आर है 120, तो 50% हो गया इसका 60, तो 50% मल्टीप्लाई बाई 120, एस एच है 6, ए एच हमें नहीं मालूम, डिवाइडेड बाई ए एच, ये ए एच सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 140 एच, 140 में से 120 ए एच सामने जाकर माइनस हो जाएंगे, तो 20 ए एच बचा, यहां पर 50% ऑफ 120 हो गया 60, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाई 6 360 माइनस 60 ए एच, अब यहां पर हमारे पास 60 ए एच यहां पर जाकर ऐड हो जाएगा 80 ए एच हो जाएगा, ए एच इक्व टू 360 डिवाइड बाई 80 करेंगे, आर्ट्स आपके पास निकल कर आ जाएंगे, ये हमारे पास हो गया 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स में आपका काम हो जाना चाहिए। ओके, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास है ओवरहेड का क्वेश्चन, एमएचआर का क्वेश्चन है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रेफर्स टू प्रोसेस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल सब्सिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड अ कंपोनेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की 10 लाख रुपीज है और लाइफ है 10 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू है 10,000। तो हमारे पास अगर मैं डेप्रीशिएशन निकालूं तो 10 लाख 10,000 में बिकेगी स्क्रैप, 10 साल की लाइफ है, 1 साल का डेप निकाल रहा हूं, तो ये हो गया 9,90,000 डिवाइड बाई 10, 99,000 डेप्रीशिएशन पर एनम हो गया, और ये स्टैंडिंग चार्ज में आएगा, फिक्स में आएगा, तो आरटीपी के अंदर इसको मशीन एक्सपेंस में लिया हुआ है, ये स्टैंडिंग में आएगा। हम 3 हेड में बांटेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जाएगा आपका। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम है वो 50 वीक है 44 आवर्स का, तो 50 मल्टीप्लाई 44 2200 हो गए, खुद ही इन्होंने दे दिया, आउट ऑफ विच मशीन मेंटेनेंस 200 आवर्स है, और इसके आगे कह दिया कि सेटअप टाइम 100 आवर्स है, और सेटअप टाइम को आपको प्रोडक्टिव लेना है। प्रोडक्टिव लेने का मतलब है जब हम एमएचआर के लिए खर्चों को मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे तो मशीन आवर्स में ये 100 भी रहेंगे, तो हमारे पास 2200 आवर्स हैं, जिसमें से रनिंग आवर्स, सेटअप आवर्स और मेंटेनेंस आवर्स ये रहेंगे। मेंटेनेंस के हैं 200, बचे 2000, सेटअप के हैं 100 और रनिंग के हैं 1900। अब जो पावर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगेगी वो तो इस पर लगेगी, और जो सारे खर्चे आएंगे उनको डिवाइड करने के लिए हम रनिंग और सेटअप दोनों को लेंगे, क्योंकि सेटअप को प्रोडक्टिव माना गया है एमएचआर के लिए, तो 2000 से डिवाइड होगा जो भी हमारे खर्चे आएंगे। अभी तक हमारा एक खर्चा आया 99,000। इसके बाद में कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी 16 यूनिट 1 घंटे में लगने वाली है, 7 रुपीज की यूनिट है, कह दिया नो पावर इज कंज्यूम ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटअप, तो हमारे पास 1900 आवर्स 16 यूनिट 7 रुपए, 1900 16 यूनिट 7 रुपए, 2,12,800 का खर्चा आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, ये वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा, तो रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, डेप्रीशिएशन फिक्स में जाएगा। मैं एक एक खर्चा यहां पर लिखता जाता हूं फिर सारे जोड़ दूंगा। मशीन को एक केमिकल चाहिए और ये रिप्लेस होगा एट द एंड ऑफ वीक एट 2000 ईच टाइम, तो हमारे पास पूरे साल में 50 वीक इन्होंने बोला है, 2,000 रुपए एक वीक के लग रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 50, तो 1 लाख का खर्चा आपके पास इसका आ गया, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट में यानी रनिंग कॉस्ट में आ जाएगा। आप दो हेड भी बना सकते हैं, स्टैंडिंग और रनिंग, तो फिर सारे खर्चे जो स्टैंडिंग वाले हैं फिक्स कॉस्ट है वो स्टैंडिंग में चले जाएगा, रनिंग के आपके जितने भी वेरिएबल है वो आ जाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस को फिर हम वेरिएबल कॉस्ट में रखेंगे, तो एमएचआर आप 2 हेड बना सकते हैं या 3 हेड, तो 2 में काम चलता है, पूरे नंबर मिलते हैं उस पर। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 120 है, तो आप चाहो तो मेंटेनेंस कॉस्ट को अलग हेड में दिखा सकते हो, सी खोल के रिपेयर मेंटेनेंस, और चाहो तो वेरिएबल कॉस्ट में डाल सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद कह रहे हैं 2 अटेंडेंट हैं, वो मशीन ऑपरेशन को एक साथ देख रहे हैं ऑफ मशीन टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीन, कह रहे हैं इसके अलावा अदर 5 मशीनें हो रहे हैं, इसका मतलब टोटल 6 मशीनों को संभाल रहे हैं, हमें एक मशीन का निकालना है। कह रहे हैं उनकी कंबाइंड वेजेज, देयर कंबाइंड वेजेज, कंबाइंड का मतलब है इन दोनों की जोड़कर बता रहे हैं, तो जो 2 अटेंडेंट हैं उन दोनों की जोड़कर बता रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, दोनों की जुड़ी हुई आ रही है। कह रहे हैं 9,000 है पर वीक, तो वीकली कंबाइंड वेजेज है 9,000, 50 वीक्स की कितनी हो गई 4,50,000, कितनी मशीनें चला रहे हो 6 मशीन, हमारी मशीन के अलावा 5 मशीनें और हैं, तो 75,000 इनका खर्चा आ गया। इसके बाद में हमारे पास ये फिक्स्ड कॉस्ट में लेते हैं स्टैंडिंग चार्ज में, डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन
इस मशीन के लिए 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए आ गए। अब जरा सारे खर्चे जोड़ लीजिए आप। डेप्रीशिएशन था 99,000, 2,12,800 हमारे पास आ गया पावर का खर्चा, 1 लाख हमारे पास आ गया केमिकल का खर्चा, 120 मेंटेनेंस का खर्चा आ गया। इसके बाद में अटेंडेंट आ गए हमारे पास 75,000 के, और 20,000 हमारे पास आ गया। ये टोटल खर्चा हो गया 626,800। इसको हम 2,000 से डिवाइड करेंगे, MHR आपके पास निकल जाएगा 313.40। ओके, तो हमारे पास MHR कौन सा था, ठीक है 313.40। ओके, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कह रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं PQR, which are similar in nature and are usually produced in production run of 100 यूनिट। तो एक जो बैच है, एक बैच के अंदर एक बार में 100 यूनिट बनती है। इससे नंबर ऑफ बैच आपके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ बैच, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, या फिर नंबर ऑफ सेटअप के लिए काम आ जाता है कि जितनी बार बैच बनेगा उतनी बार सेटअप होगा। अगर इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल की बात होती है तो भी एक पूरा बैच बनने के बाद एक बार आपका इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल होती है, ठीक है। प्रोडक्ट P and R रिक्वायर बोथ मशीन आर्स एंड असेंबली आर्स। प्रोडक्ट Q रिक्वायर ओनली मशीन आर्स। तो Q पर सिर्फ मशीन आर्स की जरूरत है, P और R पर आपकी असेंबली आर्स की भी जरूरत पड़ती है। ओवरहेड इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर आर एज गिवन बिलो। मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस 18,48, असेंबली सेटअप स्टोर ऑर्डर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये खर्चे दे दिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटी हो गई। इसके बाद डेटा दे रहे हैं कि हमने यूनिट्स बनाई है 15,000, 12,000, 18,000। तो क्वेश्चन में बताया गया था कि एक बार में 100 यूनिट बनती हैं एक प्रोडक्शन रन में। तो अगर मैं बात करूं तो 150 सेटअप यहां पर, 120 सेटअप यहां पर, और 180 सेटअप यहां पर हुए होंगे, नंबर ऑफ सेटअप या फिर नंबर ऑफ बैच। तो 150, 120, 180 के रेशो में सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सेटअप बढ़ जाएगी इस पर। और ये इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल भी ये 150, 120, 180 के रेशो पर आ जाएगा। इसके दो तरीके होते हैं दिखाने के। एक तो ये है कि आप लिखो PQR और 150, 120, 180 के रेशो में सेटअप कॉस्ट को बांट दो। जैसे 90,000 है, 90,000 डिवाइड बाई 150, 120, 270, 370, 450 डिवाइड बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 150, इसका आ गया 30,000। रेशो में बांट दो खर्चे को, इसका आ गया 24, और इसका आ गया आपके पास 36,000। ठीक है, रेशो में लिया, बांट दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पहले इसका रेट निकाल दो। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेटअप कॉस्ट 90,000, कितने सेटअप है 450, तो 90,000 डिवाइड बाई 450, 200 पर सेटअप कॉस्ट आ गई आपकी। ठीक है जी, पर सेटअप। अब क्या करो, यहां पर कितने सेटअप है 150, तो 150 सेटअप 200 रुपए का एक, 30,000 रुपए आ गया। तो ये लंबा प्रोसेस रहता है। आप सीधे रेशो में बांटिए, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो रेशो में बांट सकते हैं हम सीधे, इंस्पेक्शन और सेटअप कॉस्ट 150, 120, 180 के रेशो में। इसके बाद मशीन आर्स दिए हैं, मशीन आर्स के बेसिस पर मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा बांटिए। असेंबली आर्स दिए हैं P और R के, उसमें असेंबली का खर्चा बांटिए। इसके बाद में कस्टमर ऑर्डर्स दिए हैं, इस पर ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा बांट दीजिए। नंबर ऑफ रिक्विजिशन दिए, नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्टोर के लिए काम में आते हैं, स्टोर का खर्चा बांट दीजिए। बस PQR के सारे खर्चे जोड़ लीजिए, आपके पास ओवरहेड्स निकल कर आ जाएंगे। तो यहां पर PQR मशीन के खर्चे बांट दिए, असेंबली के, सेटअप के, स्टोर के, ऑर्डर रिसीविंग के और इंस्पेक्शन के, इनके खर्चों को जोड़ लिया। ये हमारे पास इनकी कॉस्ट निकल कर आ गई। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, पहले निकाला है कॉस्ट ड्राइवर रेट, फिर बांटा है। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको बचा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सीधे खर्चों को लीजिए। जैसे मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो जी मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा कितना था, 18,48,000। 18,48,000 को लीजिए, 30,000, 48,000 और 54,000 के रेशो में बांट दीजिए। 18,48,000 इन, रेशो हमारे पास हो गया 30,000, 48,000, 54,000। सीधे खर्चे निकल कर आ जाएंगे, आसान रहता है। ओके, इसके बाद में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है हमारे पास। A Limited produces a single product X. During the month July, the company has produced 14,560 ton of X. इतना बनाया है। The detail for the month of July is given below. Material consumed 15 लाख है, डायरेक्ट मटेरियल आ गया, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। पावर, डीजल, ये दोनों आपके
डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा बनते हैं, कितना कितना है, 13,000 मल्टीप्लाई विद 7, 1,000 मल्टीप्लाई विद 93। वेजेज एंड सैलरी पेड और साथ में है ग्रेजुटी, ये दोनों डायरेक्ट वेजेज का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद एक मशीन हायर करिए, हायरिंग चार्ज दिए, हायरिंग चार्ज, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड दोनों में लिए जा सकते हैं, दोनों से सजेस्टेड आता है, पर हमेशा हायरिंग चार्ज को डायरेक्ट में रखें तो वो प्रीफर्ड रहेगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे, 13 लाख रुपीज इसके दिए। ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। पहले यहां पर आपके पास आ जाते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, सैलरी, ग्रेजुटी जोड़ दी, पावर ले लिया, डीजल ले लिया, हायर चार्ज ले लिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन में आगे कहा गया है हायरिंग चार्ज पेड फॉर कार यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज। ऑफिस के लिए अगर आपने गाड़ी ली है तो वो एडमिन ओवरहेड में आएगा। रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर कार, कार के लिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने कार यूज किए तो उसमें डीजल लगाए, उसके वो भी एडमिन ओवरहेड में आ जाएगा, दोनों सेम खर्चे हो गए। हायरिंग जो कार है उस पर जीएसटी लग रहा है रिवर्स चार्ज मेथड से 5%, और उसका क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट नहीं है तो हमारी कॉस्ट बनेगा, अगर क्रेडिट होता तो हम कॉस्ट में ऐड नहीं करते। ठीक है, तो इसमें जो जीएसटी लगता है ना, वो हायरिंग चार्ज और जो डीजल के पैसे रिम्बर्स होते हैं उन दोनों पर लगता है। तो यहां पर जो आपका जीएसटी लगेगा वो पूरे 1 लाख पर लगेगा, 5,000 रुपए का जीएसटी आ जाएगा। ये एडमिन ओवरहेड चल रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट दी है हमने वेइंग ब्रिज की। वेइंग ब्रिज क्या होता है, जब आपके प्रोडक्ट फिनिश गुड्स जाते हैं ना तो उनको तोला जाता है। तो आपने देखा भी होगा इसको क्या कहते हैं, धर्म कांटा लिखा होता है, तो धर्म कांटा वो वेइंग ब्रिज की बात कर रहे हैं जिस पर ट्रक जाके तुलते हैं। तो पहले खाली ट्रक तुलता है, उसके बाद में भरा हुआ ट्रक तुलता है, तो ये पता चल जाता है कि ट्रक के अंदर कितने किलोग्राम या कितने वेट का सामान गया है। कह रहे हैं यूज्ड फॉर वेइंग फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स का वेट कर रहे हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बनेगा। 7,000 रुपए लगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट एएमसी ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल एट वेइंग ब्रिज एंड एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस 6,000 एंड 18,000। तो जो 6,000 वेइंग ब्रिज वाले हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जो 18,000 हैं वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ जाएंगे। टीए डीए एंड होटल बिल पेड फॉर सेल मैनेजर, सेल मैनेजर को कुछ भी दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी हैज 180 एम्प्लॉइज वर्क फॉर 26 डेज, इसका क्वेश्चन में कोई भी काम नहीं है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट तक पहुंचे। जो फैक्ट्री वाला सीसीटीवी था वो आ गया फैक्ट्री ओवरहेड में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। कार को हायर करना, रिम्बर्समेंट करना और जीएसटी देना, ये आपका एडमिन ओवरहेड का हिस्सा था। मेंटेनेंस कॉस्ट वेइंग ब्रिज की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था, और आपके पास एएमसी सीसीटीवी की वेइंग ब्रिज की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। टीएडीए सेल्स मैनेजर का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। इन्होंने यहाँ पर हेड्स के नाम नहीं लिखे, आप यहाँ पर जैसे तीनों हिस्से हैं ये एडमिन ओवरहेड के अंदर और ये तीनों खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिखाएंगे, ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होगी, ये कॉस्ट आ गई। इसके बाद में हमारे पास अगला क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का। इन्होंने बहुत, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी नया क्वेश्चन इसमें नहीं है, एक एक बस कॉस्ट शीट में जो आरएमसी वाला पॉइंट था ये नया था। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फिनिश्ड गुड्स का और डब्ल्यूआईपी का, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आ गया। इसके बाद में रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले आएंगे। डिविडेंड पेड, बैड डेट, ये दोनों फाइनेंस के पी एंड एल में तो आएंगे, कॉस्टिंग के में नहीं आएंगे, खर्चा बनेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इनकम साइड में आएगा फाइनेंस के। ओके जी, इतनी यूनिट आपने बेची है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी का दे दिया। तो पहले तो आपको बोलता है ये कि प्रिपेयर करो फाइनेंशियल का पी एंड एल, तो फाइनेंशियल का पी एंड एल बड़ा सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक 2 में रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, डिविडेंड पेड, बैड डेट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब 2 में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इनकम में आएगा, सेल्स बाई साइड में आएगी, क्लोजिंग स्टॉक दोनों का बाई साइड में आएगा। फाइनेंस का पी एंड एल बन जाएगा, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं होता। तो ओपनिंग स्टॉक, डब्ल्यूआईपी दोनों क्या गए, ये सारे के सारे खर्चे आ गए। यहाँ पर सेल, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का, डब्ल्यूआईपी का, और ये रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम आ गई, ये प्रॉफिट फाइनेंस का निकल कर आ गया। अब आपसे कहेगा कॉस्ट शीट बनाओ, तो जब कॉस्ट शीट बनाने के लिए कहेगा तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये कॉपी पेस्ट आते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद में ओवरहेड्स की बात बताएगा, कह रहा है ओवरहेड वेजेज का 70% लेना है फैक्ट्री, तो भैया 12,20,000 का 70% ले लो, फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। एडमिन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 15% लेना है, तो फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंचने के लिए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को लेस करना पड़ेगा।
कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के क्वेश्चन में जिसमें रिकॉन्सिलेशन बनाना होता है, कैलकुलेशन WIP जैसा दिया होता है वैसे ही लिया जाता है, उसमें चेंज नहीं करते। यहां पर क्वेश्चन ये बता भी रहा है इस पॉइंट में, नहीं भी बताएगा तो सेम मानेंगे। कह रहे हैं WIP फाइनेंशियल और कॉस्ट के लिए सेम रखना है। तो अब हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए थे हमने, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट करेंगे और फैक्ट्री कॉस्ट को का 15% एडमिन के नाम पर जोड़ देंगे। ये देखिएगा हमारे पास सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन कहां से आ गया, कॉस्टिंग के हिसाब से। इन्होंने अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं बनाया, आप अकाउंट के फॉर्मेट में बना लीजिए, जिसका ज्यादा बेटर रहेगा। मैं बना ही देता हूं 1 मिनट में। कितना कितना था रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, अकाउंट के फॉर्मेट में ऐसे बना सकते हैं, P&L अकाउंट कॉस्टिंग का, और सीधा बनाएंगे तो कॉस्ट शीट बन जाएगी, उस पर भी पूरे नंबर मिलेंगे। ये दो तरीके रहते हैं। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बच्चों को ज्यादा पसंद आता है। फाइनेंस के P&L के लिए अकाउंट टाइप, और कॉस्ट शीट के लिए कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट शीट ज्यादा आसान रहेगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये आ गए आपके पास 1680 1220, 1680 1220। ये आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 1680 1220, 29 लाख। इसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP। ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड 70% हैं वेजेज के, 12,20,000, 8,54,000। ओपनिंग क्लोजिंग WIP दिया हुआ है 92 एंड 82 400, 92 82 400। ये आपके पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट 29 लाख, 8,54,000 प्लस 92,000 माइनस 82,400, 37,63,600। जो फैक्ट्री कॉस्ट अब आपके पास आएगी उसका 15% एडमिन ओवरहेड के नाम पर आ जाएगा। यहां पर आपके पास एडमिन ओवरहेड 15% ऑफ 37,63,600 आ जाएंगे। फिर आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 564,540, 43,28,140। ओके जी, यहां पर आके मैं दिखा देता हूं आपको। ये इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली है पहले, और इसमें जो कैलकुलेशन करी है वो कॉस्ट शीट की तरह से नजर नहीं आ रही, तो इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए इन्होंने वर्किंग नोट दिखाया है, ये दिखाया रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट करे, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, एडमिन ओवरहेड यहाँ पर जोड़े, 43,28,140 आ गया। अब यहाँ पर हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूट करना होता है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन खुद बताएगा, वो पिछले साल का होता है, क्लोजिंग स्टॉक हम निकालेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास ये आ गया, ओपनिंग स्टॉक, फैक्ट्री ओवरहेड हो गए, एडमिन हो गए। ओपनिंग स्टॉक 240 पर यूनिट पे वैल्यूट करना है। ओपनिंग स्टॉक है 625 यूनिट का, तो 625 यूनिट 240 रुपए से ये ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। 1,50,000 का ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें वैल्यूट करना है, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो फीफो पे चलेंगे हमेशा। तो हमारे पास यहां पर आ गया ओपनिंग स्टॉक 1,50,000। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो वो कैसे निकालेंगे? हम ये मानेंगे ओपनिंग स्टॉक की यूनिट तो बिक गई, 43,28,140 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी यूनिट प्रोड्यूस की हैं उससे डिवाइड करिए, और जितनी यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बची हैं उससे मल्टीप्लाई करिए। अब यूनिट कितनी बची हैं, कितनी हमने बनाई थी, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो हमारे पास में 625 यूनिट है ओपनिंग स्टॉक में, ओपनिंग यूनिट 625, क्लोजिंग यूनिट है हमारे पास 415, क्लोजिंग 415, और सेल कितनी करी है? सेल की है आपने 12,615। तो अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड आपको निकालना है, प्रोड्यूस्ड, तो इसका सिंपल सा तरीका होता है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 12,615 प्लस 415 माइनस 625, आपके पास यूनिट प्रोड्यूस आ जाएंगे 12,615 प्लस 415 माइनस 625, ये आ गई 12,405। तो हमने 12,405 यूनिट बनाई है और 415 क्लोजिंग स्टॉक में बचेंगी।
तो 415 मल्टीप्लाई होगा, 12,405 डिवाइड होगा, तो 43 लाख, 28,140 का खर्चा 12,405 यूनिट पर, तो 415 यूनिट कितने की होंगी? 144795। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये आपके पास आ जाएगा सीओजीएस। इसमें हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली दिया है 6 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, और यूनिट सोल्ड है हमारे पास 12,615। 12,615 6 रुपए पर यूनिट है। 75690 ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और यहां पर हम सेल लिख देंगे। सेल क्वेश्चन में हमेशा दी हुई होती है, तो सेल हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, सेल 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 45,60,000, और ये हमारे पास हो गए 43,28,140 प्लस 150 माइनस 144,795 433345 प्लस 75690 440935 4560 150965। ये हमारा कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकल आया 150695। अब कहेगा रिकॉन्सिलेशन बनाओ, तो रिकॉन्सिलेशन में हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज, जो भी फाइनेंशियल में इनकम है उन्हें कॉस्टिंग के प्रॉफिट में जोड़ देंगे। सबसे पहले कॉस्टिंग का प्रॉफिट उठा लो रिकॉन्सिलेशन के लिए, ये आ गया। अब जो फाइनेंशियल में इनकम थी उन्हें जोड़ लो, इंटरेस्ट और रेंट मिला था वो ऐड कर दो, इंटरेस्ट और रेंट ऐड वाले में आ गए। इसके बाद में जो खर्चे थे, जैसे डिविडेंड पेड था और बैड डेट थे, वो माइनस कर दो, डिविडेंड पेड और बैड डेट माइनस में आ गए। मटेरियल में कोई फर्क नहीं आएगा, डायरेक्ट लेबर में कोई फर्क नहीं आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब फर्क आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का। इनका बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि अगर ओवरहेड ओवर रिकवर्ड है तो जोड़ेंगे, अंडर रिकवर है तो लेस करेंगे। तो जो ओवर होंगे उन्हें जोड़ दो, जो अंडर है उन्हें लेस कर दो। तो ये ओवर रिकवर्ड है एडमिन जोड़ दो, और फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड है जोड़ दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रिकवर्ड है माइनस कर दो। फिर आती है स्टॉक की बात। ओपनिंग स्टॉक का रूल यही रहता है, अगर ओवर वैल्यूड है जोड़ दो, अंडर वैल्यूड है माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक का पलट जाता है, अंडर वैल्यूड है ऐड करो, ओवर वैल्यूड है माइनस करो। तो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है तो जुड़ गया, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी ओवर वैल्यूड है तो वो माइनस हो गया। तो इस तरह से एडलेस करेंगे, हम फाइनेंशियल के प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास अगला क्वेश्चन है जॉब कॉस्टिंग का। जॉब कॉस्टिंग के अंदर इन्होंने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल का और परचेज ऑफ मटेरियल दे दिया। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा आरएमसी 15 लाख, 20 लाख, 180, 50,000, 2155 ट्रिपल 4 टाइम 0, 180, 50 प्लस 15 लाख माइनस 20 लाख, 1755, 1755, 1755। तो 1,75,50,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। फिर वेजेज दे दी, इसे जोड़ दीजिए 90, 50, आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 266,000,000। ओके। इसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड है 3080 और एडमिन ओवरहेड है 20,54,100, इतना ही दिया है। तो यहां पर हमारे पास इसमें जोड़ा 3080, ये आ गया 29,68,0,000, और इसमें जोड़ा 20,54,100, ये हो गया 31,73,04,100। ओके। तो ये हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट, ये हमारे पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन जुड़ गए, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ये एडमिन ओवरहेड, और यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ सेल कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में द कंपनी हैड रिसीव्ड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर आया है
इट इज एस्टिमेटेड दैट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट 80 लाख एंड 40 लाख 50,000। तो 80 लाख 40 लाख 50,000 ये इनकी प्राइम कॉस्ट है, 120.5 लाख। ओके, कह रहे हैं द कंपनी चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे हम फैक्ट्री ओवरहेड लगाते हैं। तो जी ये है डायरेक्ट लेबर और ये है फैक्ट्री ओवरहेड। 30.8 लाख के ओवरहेड 90.5 लाख की लेबर पर हैं, तो इसका मतलब इसका रेट है 30.8 डिवाइड बाई 90.5, 34%। वैसे 34.03 आया, मैंने 34 लिख दिया। आगे कह रहे हैं एडमिन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कॉस्ट। ठीक है जी, तो एडमिन ओवरहेड लग रहे हैं फैक्ट्री कॉस्ट पर। तो एडमिन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट पर 20,50,400 डिवाइडेड बाई 296,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 20,50,400 डिवाइड बाई 296,80,000 परसेंटेज में 6.908% है, तो 91%, 90% भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कंपोनेंट एट कस्टमर प्रीमाइसेज 4,50,000 रहेगी। ये नए ऑर्डर के बारे में बातचीत चल रही थी सारी, कितना मटेरियल और ओवरहेड के रेट ऊपर से निकलवा लिए। अब इसको जोड़ देंगे और आपसे जॉब ऑर्डर की कॉस्ट पूछ लेंगे। सबसे पहले कह रहा है ओवरहेड का रिकवरी रेट निकालो, एक्चुअल कॉस्ट 22-23 पे, तो 34 और 6.91% आ गया जी। तो ये हमारे पास आ गया 34 और 6.91%। इसके बाद में दूसरा कह रहे हैं आपसे पॉइंट कि जॉब कॉस्ट शीट बनाओ नए ऑर्डर के लिए और प्राइस रखना है अगर डिजायर्ड प्रॉफिट 25% ऑन सेल हो, सेल पे 25% कमाना है। तो प्राइम कॉस्ट आ गई है। फैक्ट्री ओवरहेड लेबर के 34% ले लो, 40,50,000 इंटू 34%, 13.77 लाख। ये हमारे पास आ गई 120,13,427,000 फैक्ट्री कॉस्ट। इसका 6.9% एडमिन ओवरहेड आ जाएंगे, 6.91%, 927806। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी बिफोर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हमारे पास आ गया 13427,000 प्लस 927806, 14354,806। इसमें हम जोड़ देंगे 4,50,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कॉस्ट 14804,806। कह रहे हैं प्रॉफिट सेल पर 25% है, तो सेल का अगर 25% प्रॉफिट है तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट 75% होगी। तो ये जो अमाउंट है इसको 75% से डिवाइड करिए, आपके पास सेल निकल कर आ जाएगी 19739,741, और इसका 25% निकालें अगर, तो हमारे पास 4934935 का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो जॉब कॉस्टिंग का सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हमारे पास आ गया फैक्ट्री कॉस्ट, और ये अच्छा नया ऑर्डर आ गया 19739,741। ओके, इसके बाद में इन्होंने प्रोसेस कॉस्टिंग का सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। बिल्कुल प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर The following information is furnished by ABC Company for Process 2 for the manufacturing activity for the month of April 23. ओपनिंग WIP 0 है, तो ओपनिंग WIP वाला क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। यूनिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, जो प्रोसेस 1 से यूनिट ट्रांसफर होकर आई हैं 55,000 यूनिट 327,800 में, ये हमारा M1 बनेगा। इसकी कंप्लीशन स्टेज हमेशा 100% रहेगी। इसके बाद कुछ खर्चे हमने प्रोसेस 2 में किए हैं, कंज्यूमेबल लेबर ओवरहेड वो आ गए हमारे पास। ये जो कंज्यूमेबल है ये मटेरियल 2 बनेगा। यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 ये फिनिश्ड गुड्स है, इसकी कंप्लीशन स्टेज 100% रहेगी हर टर्म में। क्लोजिंग WIP की 2000 यूनिट है, उसकी कंप्लीशन स्टेज बता दी, कंज्यूमेबल 80%, लेबर ओवरहेड 60, मटेरियल 1 100% रहेगा। तो कंज्यूमेबल तो ये वाला आ गया, ये जो मटेरियल 1 था ये 100% आएगा इसमें। इसके बाद में यूनिट स्क्रैप हुई है 2000 और स्क्रैप का सेल प्राइस 5 रुपए है। नॉर्मल लॉस 4% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है, तो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड थी 55,000, उसका 4% हो गया 2200,
तो नॉर्मल लॉस हमारा 2200 रहेगा। एक्चुअल में स्क्रैप 2000 यूनिट है, इसका मतलब 200 यूनिट आपकी एबनॉर्मल गेन आएगा। एबनॉर्मल गेन 100% रहेगा और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट में माइनस किया जाएगा। अच्छा, जो हमारा 5 रुपए पर यूनिट है नॉर्मल लॉस, हम नॉर्मल लॉस लेंगे 2200 यूनिट। ये एक्चुअल स्क्रैप कितना होता है इससे कोई लेना देना नहीं होता हमारा स्टेटमेंट्स में। तो 5 रुपए के हिसाब से 11,000 रुपए की रिकवरी आएगी। ये रिकवरी मटेरियल 1 में से माइनस होगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट बता दो, WIP और प्रोसेस 3 की वैल्यूएशन बता दो। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास 51,000 फिनिश्ड गुड्स की, मटेरियल के लिए कंज्यूमेबल हो गया मटेरियल 2, ये हो गया मटेरियल 1। लेबर ओवरहेड एक साथ ले ली क्योंकि उनकी परसेंटेज सेम है, सब में 100%। ठीक है जी। नॉर्मल लॉस 2200 डैश 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 डैश। क्लोजिंग WIP कंज्यूमेबल के लिए 80, लेबर ओवरहेड के लिए 60 और M1 के लिए 100। एबनॉर्मल गेन 200 यूनिट माइनस की जाएंगी, माइनस कर दी और 100% है। तो M1 की आ गई आपके पास 52,800, कंज्यूमेबल की आ गई 52,400 और लेबर ओवरहेड के आ गए 52,000। 52,800, 52,400 और 52,000। ठीक है। अब हमारे पास 327,800 M1 है, इसमें से स्क्रैप माइनस करेंगे 11,000, इसको 52,800 यूनिट से डिवाइड करेंगे। जो कंज्यूमेबल है हमारे पास 157 और 200, इसे 52,400 यूनिट से डिवाइड करेंगे। और लेबर ओवरहेड जो है 1,04,000 और 52,000, इसे डिवाइड करेंगे हम 52,000 यूनिट से। कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास निकल आएगा। तो ये हो गया जी 327,800 माइनस 11,000 डिवाइड बाई 52,800, 6 रुपीज। 157,200 डिवाइड बाई 52,400, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए और 6 3 9 3 12 रुपए पर यूनिट हमारी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। कह रहे हैं WIP की वैल्यू और जो प्रोसेस 3 में सामान गया है उसकी वैल्यू बता दो। तो जो प्रोसेस 3 में सामान गया है वो गया है 51,000 यूनिट। उस 51,000 यूनिट पे तो पूरे 12 रुपए लगेंगे, सब कुछ लगेगा। उसकी वैल्यू आ जाएगी 612,000। और जो WIP की हमारे पास यूनिट्स हैं, WIP की यूनिट्स पर जो पहला वाला मटेरियल है वो पूरी 2000 यूनिट पर 6 रुपए, ये 1600 यूनिट पे कंज्यूमेबल 3 रुपए और ये 1200 यूनिट पर लेबर के 2 और ओवरहेड का 1 रुपया लग जाएगा। वैल्यूएशन निकल कर आ जाएगी। तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट 6321 12 रुपए आ गई। इसके बाद में WIP की वैल्यूएशन 2000 यूनिट पर पूरे 6 रुपए, 1600 पे 3, लेबर ओवरहेड के 2 और 1 रुपया लग गया, इसकी वैल्यू आ गई। और फिनिश गुड्स की 51,000 यूनिट पे पूरे पैसे लग जाएंगे, वैल्यूएशन आ जाएगी। इसके बाद में हमारे पास अगला क्वेश्चन है ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट का। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आर्टिकल ए ऑल्सो प्रोड्यूसेस बाई प्रोडक्ट बी। दो चीजें हो गई। Which is further processed into finished goods, the joint cost of manufacture is given below। तो joint cost है 10,000, ये joint cost आ गई। Subsequent cost यानी further processing cost, A की 5,000 और B की 3,000 आ गई। ओके। सेलिंग प्राइस 16 और 8,000 है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 25 और 20% है ए और बी का। इसके बाद में कह रहे हैं एज्यूम दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज आर इन प्रपोर्शन टू सेल प्राइस। तो सेल प्राइस है 16 और 8, तो 16:8 और 2:1 के रेशो में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बटेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितने वो बताएगा नहीं, वो छुपे हुए रहते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपको सबसे पहले निकालने पड़ते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, आप दोनों की टोटल सेल लेंगे, इसमें से ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करेंगे, इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे और इसमें से दोनों का प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो सेल के अंदर होता क्या क्या है, सेल के अंदर होता है ज्वाइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और प्रॉफिट। तो सेल निकल कर आता है। तो अगर मैं सेल में से ज्वाइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और प्रॉफिट हटा दूं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे। तो दोनों की सेल ले लीजिए 16 और 8 24,000, दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट ले लीजिए 10,000, दोनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ले लीजिए 8,000। अब दोनों का प्रॉफिट लेना है, ए का है 25%, 16,000 का 25% हो गया 4,000
और बी का है 20%, तो 8000 का 20% हो गया 1600, दोनों का प्रॉफिट हो गया 5600। ये 5600 माइनस हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू बची 400, ये होगा हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो पहले तो बनता है वर्किंग नोट। अब इसके बाद में इन्होंने कहा है कि आपको ज्वाइंट कॉस्ट बांटनी है और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है, दो चीजें बतानी है। तो ज्वाइंट कॉस्ट बांटनी है ए और बी की। तो देखिए सेल माइनस प्रॉफिट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट निकल कर आ जाएगी जे सी। सेल दोनों की कितनी है, इसकी 16 इसकी 8, दोनों का प्रॉफिट कितना है 4 एंड 1600, दोनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5000 और 3000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 400 रुपए हैं जो 2:1 में बटने हैं, 267 एंड 133। तो ये सारे के सारे आप सेल में से माइनस करिए, ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी 16,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 माइनस 267, 6733। रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाया इसमें हमने। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दी हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, सारी चीजें आती हैं, तो हम रिवर्स कॉस्ट मेथड लगा देते हैं। ये ज्वाइंट कॉस्ट आ गई दोनों की। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आते हैं। तो हम इनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को और ज्वाइंट कॉस्ट को अगर जोड़ दें तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है ए बी। इसमें हम ज्वाइंट कॉस्ट जोड़ेंगे और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 6733 3267 5000 एंड 3000। तो हमारे पास ये हो गया 11,733 इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 6,267 इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है एक सिंपल सा। पी हॉलीडे रिजॉर्ट ऑफर 3 टाइप्स ऑफ रूम। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स और लग्जरी स्वीट। You are required to ascertain the tariff to be charged to the customer for different type of room on the basis of following information। डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स, लग्जरी दे दिए, कितने रूम है बता दिया, ऑक्यूपेंसी बता दी। हमें जो मतलब है वो मतलब होता है ऑक्यूपेंसी से। तो पहले हम 100 रूम 90% यानी सिर्फ 90 रूम है, 60 रूम 75% कैपेसिटी यानी 45 रूम मानेंगे हम इसको, और 40 रूम की 60% यानी 24 रूम्स ही माने जाएंगे, क्योंकि पैसा तो सिर्फ इन्हीं से वसूल होगा। ठीक है। रेंट ऑफ सुपर डिलक्स इज 2 टाइम्स ऑफ डिलक्स। तो अगर डिलक्स का रेंट एक्स है तो सुपर डिलक्स का 2x है। एंड लग्जरी का 3 टाइम ऑफ डिलक्स है तो इसका 3x है। तो अगर डिलक्स एक्स देगा, सुपर डिलक्स डबल देगा और लग्जरी स्वीट ट्रिपल दे देगा। तो ये हमारे पास जी ये x देगा, ये 2x देगा और ये 3x देगा। ठीक है जी। इसके बाद में कह रहे हैं कि जो स्टाफ की सैलरी है अमाउंट लैक्स में दी है, लाइटिंग है, ऐसा है वैसा है, सारे खर्चे दे दिए। तो ये सारे खर्चे एक साथ जोड़ लीजिए आप, कितने 680 300, ये सीधे लिखने होते हैं 180 30 24 75 30.28। ये सारे खर्चे जोड़कर मेरे पास आ गए 1319.28। ओके, कह रहे हैं एन अटेंडेंट फॉर ईच रूम वॉज प्रोवाइडेड व्हेन द रूम वॉज ऑक्यूपाइड एंड ही वॉज पेड 500 पर डे टुवर्ड वेजेज। तो एक रूम के 500 रुपए इसको मिलते हैं एक दिन के, पूरे साल में 360 दिन है। तो हमारे रूम कितने ऑक्यूपाई रहते हैं 90 45 और 24। तो 90 45 24 टोटल रूम कितने हो गए 90 45 24। 159 रूम डेली ऑक्यूपाई रहते हैं, हर दिन के 500 रुपए मिलेंगे, साल में 360 दिन तक मिलेंगे। ये हो गए 28,62,000। तो ये हमारे पास हो गए 2,82,20,000। तो 2 करोड़ हो गया 286.62 लैक्स। ठीक है जी। रूम अटेंडेंट का खर्चा आ गया। इसके बाद कह रहे हैं डेप्रीशिएशन लगाएंगे हम 5% बिल्डिंग पर 900 लैख का। तो 900 लैख का 5% हो गया 45 लैख। ओके, सब लैक्स में चल रहा है। इसके बाद कह रहे हैं फिक्सचर्स पर 10% लगाएंगे 90 लैख का, 9 लैख हो गया जी। कंडीशनर पर लगाएंगे 10% 75 लैख का, 7.5 लैख हो गया जी। इसके बाद कह रहे हैं प्रॉफिट हमें 25% लेना है टेकिंग का,
कलेक्शन का 25% प्रॉफिट लेना है, तो ये कॉस्ट आ गई मेरे पास 1319.28, 286.62, 4597.5, 1667.4। ओके जी, कॉस्ट 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 1667.4, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में 1667.4 और इनका आ रहा है अलग डेप्रिसिएशन, ये मैच हो गया। और इनके रूम अटेंडेंट 286.2, 286.2, 286, अच्छा यहाँ पर मैंने 62 कर दिया है, 20, तो -0.62 प्लस 0.2, हाँ ठीक है, ये हो गया 1666.98, मैच हो गया बिल्कुल। इसके बाद में ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट जोड़ेंगे और हमारे पास सेल आ जाएगी, सेल को हम यहाँ पर टेकिंग बोलते हैं। कह रहे हैं टोटल टेकिंग का 25% प्रॉफिट है। अगर टेकिंग का 25% प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी हो गई 75%। इसको 75% से आप डिवाइड करिए और आपके पास यहाँ पर टेकिंग आ जाएगी, डिवाइड बाई 75%, 2222.64 लैक्स, ये मेरे पास टेकिंग आ गई। और प्रॉफिट की बात करूं तो मेरे पास 555.66 का प्रॉफिट आ गया। इस तरह से स्टेटमेंट बनना है। अब हमें निकालना है कि भाई एक रूम का कितना लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए 90 रूम एक्स किराया देंगे, 45 रूम 2x और 24 रूम 3x किराया देंगे। ये एक दिन का रूम ऑक्यूपेंसी है, तो ये एक दिन की रूम ऑक्यूपेंसी कितनी हो गई हमारे पास 90 प्लस 45 इंटू 2x 90 प्लस 24 इंटू 3 72x, ये हो गए 252x पर डे। पूरे साल में 360 दिन तक कलेक्शन होगा, तो ये हमारे पास आ गए 90,720x, इतना कलेक्शन पूरे साल में होगा। तो 90,000 2222.64 लैख है और हमारे पास आ रहा है 90,720। तो या तो लैक्स के को रुपीज में कन्वर्ट कर लो या इसे भी लैक्स में कन्वर्ट कर लो, 0.90720 मेरे पास किराया आ जाएगा। 2222.64 डिवाइड बाई 0.90720, मेरे पास किराया आ गया 2450। तो एक्स की वैल्यू 2450 है, यानी डिलक्स रूम की। अगर आपको सुपर डिलक्स पर जाना है और अगर आपको लग्जरी स्वीट पे जाना है तो 2x और 3x देना पड़ेगा, तो इंटू 2 4900 किराया, और 3 से अगर करता हूं तो 7350 का किराया आपको देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 6000 यूनिट, स्टैंडर्ड लेबर रेट SR दे दिया 8 रुपए है, स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 6000 यूनिट नहीं बताया, इसका मतलब SH गायब है। एक्चुअल आवर्स AH बता दिए 17,094 है। लेबर एफिशिएंसी 105.3% है, यानी लेबर ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रही है। एफिशिएंसी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला रहता है हमारे पास SH डिवाइडेड बाई AH। तो हमारे पास AH है इक्वल टू 105% है, 5.3%। AH हमारे पास है 17,094, इसे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। तो 17094 मल्टीप्लाई बाई 105.3%, ये आ गए 18,000। तो हमारे जो एस एच गायब थे ये आ गए 18,000, तो अब हमारे पास एस एच भी हैं। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है आपसे लेबर रेट वेरिएंस 68,376 एडवर्स है। तो लेबर रेट वेरिएंस आता कैसे 68,376 एडवर्स है, और लेबर रेट वेरिएंस कैसे आता है आपके पास AH SR माइनस AH AR, ठीक है जी। तो हमारे पास AH हैं 17,094, SR है 8, माइनस AH हैं 17,094 मल्टीप्लाई बाई AR हमें नहीं मालूम, और यहां पर आ गया 68376 एडवर्ड्स यानी नेगेटिव है। तो हमारे पास 17,094 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस के 68376 इक्वल्स टू 136752 माइनस 17,094 AR। अब आपके पास ये सामने जाकर और माइनस का हो जाएगा 2,05,128 माइनस के इक्वल्स टू माइनस के 17,094 AR। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आप इसको यहां पर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाई
17,094 ₹12। तो एक्चुअल रेट हमारे पास ₹12 आ जाएगा। इसका दूसरा भी सिंपल सा तरीका है कि आपके पास 68376 एडवर्स आ रहा है, तो 68376 को आप 17,094 आवर से डिवाइड करेंगे तो कितने रुपए पर आवर फालतू लगे हैं वो आ जाएगा। तो 68376 डिवाइड बाई 17,094, ₹4 एडवर्स हैं पर आवर। स्टैंडर्ड रेट है ₹8, ₹4 फालतू लगे हैं, तो इसका मतलब एक्चुअल रेट आपका ₹12 हो जाएगा। तो वैसे ज्यादा आसान तरीका ये है, आप इसी से करिएगा। फॉर्मूले बच्चे को याद होते हैं, उसे ऐसे करना आसान लगता है। चलो जी, एक्चुअल रेट भी आ गया ₹12। अब क्वेश्चन ने पूछा था सबसे पहले एक्चुअल रेट, ₹12 आ गया। स्टैंडर्ड आवर्स 18,000 आ गए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछ रहा है, SHSR माइनस AHSR, ये आ जाएगा। दोनों जगह SR है, ₹8, ₹8। SH 18,000 है, ये 17,094 है। 18,000 माइनस 17,094 मल्टीप्लाई बाई ₹8, 7248 फेवरेबल आ जाएगा। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो लेबर कॉस्ट अगर पर यूनिट पूछी जा रही है, 6,000 यूनिट 18,000 घंटे लगते हैं, यानी एक यूनिट पर 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 3 घंटे लगते हैं एक यूनिट पर, रेट है ₹8, तो ₹24 आपके पास आ गया। एक यूनिट पर 3 घंटे, ₹8 का रेट है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ₹24 लगेगी। और अगर आप चाहो तो SHSR आप निकालोगे ना इसमें, 18,000 इंटू 8, ये 1,44,000 आएगा। 1,44,000 का खर्चा 6,000 यूनिट का है, डिवाइड बाई 6,000, तो ₹24 आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद में कह रहे हैं एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट आपके पास जो आएगी वो आएगी हमारे पास AHAR आ गया था 205,128 और 17,094 आवर में काम हुआ था एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो 205,128 का खर्चा 17,094 घंटे का लगा था। तो ये तो आपके पास ये AHAR की वैल्यू निकाल देते हैं। AH एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट 17,094 घंटे, और लेबर कॉस्ट आपके पास आ गई, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट ₹12, और घंटे कितने लगे, ठीक है, 17,094 घंटे लगे हैं 6,000 यूनिट पर, तो एक यूनिट पर कितने घंटे लगे, और एक्चुअल रेट ₹12 लगा है। 17,094 मल्टीप्लाई बाई 12, 2,05,128 का खर्चा, ठीक है, 2,05,128 का खर्चा लगा है 6,000 यूनिट पर, तो एक यूनिट का खर्चा 34.188 लगेगा। तो एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास 2,05,128 आ गई 6,000 यूनिट की, तो एक यूनिट का 34.188 खर्चा आ गया। एक्चुअल लेबर कॉस्ट 34.188। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होता है ये। अ डेयरी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर बेबी फूड विद सेल्फ लाइफ ऑफ 1 ईयर। तो बेबी फूड बना रहे हैं, सेल्फ लाइफ ये इंडिकेट करता है कि आपको फीफो मेथड लगाना है, यानी जो यूनिट पहले बनी है उन्हें पहले बेचो। ठीक है, कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2023 कंपनी हैज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 20,000 पैकेट, वेरिएबल कॉस्ट 180 पर पैकेट थी। ठीक है जी, तो हमारे पास 20,000 यूनिट ओपनिंग में रखी हैं, जिसका ₹180 पर पैकेट वेरिएबल कॉस्ट लगा था। अब अगले साल क्या होने वाला है, कह रहे हैं इन 22-23 में 1,20,000 पैकेट्स बने थे, और हम 23-24 में अगले साल 1,50,000 पैकेट बनाएंगे और 160 उसमें से बेच देंगे। ठीक है, कह रहे हैं 22-23 पिछला साल फिक्स्ड कॉस्ट ₹60 पर यूनिट थी, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट नहीं होती। आपने पिछले साल कितनी यूनिट बनाई थी, 1,20,000, तो 1,20,000 आपने यूनिट बनाई थी, तो इसका मतलब 72 लाख आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी। 1,20,000 यूनिट बनाने की वजह से वो आपको ₹60 पर यूनिट पड़ गई थी, तो 72 लाख फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास आ गई। कह रहे हैं ये 10% इंक्रीज हो जाएगी। अब चलो जी, इसको भी बढ़ा देते हैं, 72 लाख प्लस 10%, अब ये 79.2 लाख हो जाएगी। 23-24 में वेरिएबल कॉस्ट 25% बढ़ने वाली है। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 180,
ये 25% बढ़ने वाली है। तो 225 रुपये अब आपकी नई वेरिएबल कॉस्ट आएगी, ठीक है। और हम जो सेल करेंगे वो 300 रुपये में सामान को बेचेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, आपके पास, हमारे पास सेल प्राइस है 300 रुपये, कुछ हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स हैं और कुछ करंट प्रोडक्शन की यूनिट है। जो वेरिएबल कॉस्ट है 180 रुपये थी और अब 225 होने वाली है। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आना है, जब हम ओपनिंग यूनिट बेचेंगे तो 120 रुपये की कमाई होगी, और करंट प्रोडक्शन की बेचेंगे तो 75 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करनी होती है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ओपनिंग यूनिट है वो 20,000 यूनिट है स्टॉक में, उन्हें बेच देंगे। तो 20,000 यूनिट से हमारे पास 120 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन यानी 24 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। 24 लाख इनसे आ गए। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 79.2 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 79.2 लाख, जिसमें से हमारे पास 24 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन ओपनिंग 20,000 यूनिट से आ गया। अब बचा हुआ कितना है, 79.2 माइनस 24, 55.2 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग है। ये फिक्स्ड कॉस्ट हमें करंट प्रोडक्शन से निकालनी पड़ेगी और एक यूनिट 75 रुपये देगी। तो 55.2 लाख, एक यूनिट 75 रुपये दे रही है। 73,600 यूनिट्स हमें बेचनी पड़ेंगी करंट पीरियड की। तो अगर मैं बात करूं बीईपी की, तो बीईपी में हमें 20,000 यूनिट तो ओपनिंग बेचनी पड़ेंगी, जिससे 24 लाख रुपए आ जाएंगे। 73,600 यूनिट करंट बेचनी पड़ेंगी, टोटल 93,600 यूनिट्स मुझे बेचनी पड़ेंगी। इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन है, एमटेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रेजेंटली इवेल्युएटिंग टू पॉसिबल प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ टॉय, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल प्राइस दिया हुआ है ए और बी का, तो यहां पर 8 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन और यहां पर 6 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 30 और 21 लाख है। कैपेसिटी 430 और 5 लाख है, लेकिन जो सेल है वो 4 लाख और 4 लाख होने वाली है, ठीक है। तो ए और बी 4 लाख यूनिट से 8 रुपए आएंगे, 32 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां 6 रुपए आएंगे, 24 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट इसकी 30 लाख है, इसकी 21 लाख है। यहां हमारा प्रॉफिट होगा 2 लाख रुपए, यहां हमारा प्रॉफिट होगा 3 लाख रुपए प्रॉफिट। तो 32 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन, 30 लाख रुपए गए, 2 लाख का प्रॉफिट। 24 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन, 21 गए, 3 लाख का प्रॉफिट। बी प्रोसेस को हम सेलेक्ट करेंगे। तो कह रहा है बताइए कौन सी प्रोसेस ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो प्रोसेस बी ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। फिर कह रहा है वुड यू चेंज योर आंसर एज इन गिवन सिचुएशन if you were informed that capacity of two process are 6 lakh and 5 lakh यूनिट। तो जब ये कहता है 6 लाख एंड 5 लाख यूनिट की हमारी कैपेसिटी हो गई है, तो हमारे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो सेल उठानी थी कि भाई जितनी सेल होगी उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो यहां पर इसके सेकंड पॉइंट को सोल्व करने के लिए जो आईसीआई सजेस्टेड देता है एग्जाम में वो क्वेश्चन है, तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो आपने दोबारा से कैपेसिटी की बात की है, तो आप जितनी कैपेसिटी कह रहे हैं उतनी ही सेल होगी अब नए केस में। तो 6 लाख और 5 लाख यूनिट की सेल होगी। तो ए और बी 6 लाख यूनिट, 8 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, 48 लाख का कलेक्शन। 5 लाख यूनिट, 6 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, 30 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट 30 लाख और 21 लाख। तो यहां पर हमारे बचे 12 लाख रुपए और यहां बचे 9 लाख। अब हमें प्रोसेस ए के साथ जाना चाहिए अगर कैपेसिटी इतनी इंक्रीज हो रही है तो। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है बजटरी कंट्रोल का। आई थिंक बजटरी कंट्रोल तो लास्ट ही क्वेश्चन होता है। यस, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। टाइम बहुत कम था, सीधे पॉइंट टू पॉइंट हमने बात करके निपटाया। किसी बच्चे को किसी चीज में दिक्कत होगी तो सोल्व हो जाएगा, और आपके पास टाइम स्टैम्प मैं लगा दूंगा इसके अंदर, जिससे जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो सीधे वो कर लो। एक्स वाई कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट नेमली एक्स एंड वाई। ओके जी, सेल देम थ्रू टू डिवीजन ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स बजट to the budgeted committee following information has been made available for the year 22-23। तो इस सेल बजट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने 22-23 की बजटेड सेल और एक्चुअल सेल दी है। रिक्वायरमेंट के अंदर ये आपसे कहते हैं आपको बजटेड सेल और एक्चुअल सेल 22-23 की दिखानी है। एक रिक्वायरमेंट ये रहती है। तो 22-23 की तो बजटेड और एक्चुअल सेल आपने यहाँ पे दे ही रखी है हमें, तो कह रहे हैं हाँ बस इसी को बता दो आप। तो बड़ा सिंपल होता है, 400 इंटू 9
3600, 300 इंटू 21, 6300, ये x और ये y, 600 इंटू 9, 5400, और 500 इंटू 21, 10,500। ये तो हो गई इनकी बजटेड सेल। फिर एक्चुअल सेल 500 इंटू 9, 700 इंटू 9, 200 इंटू 21, 400 इंटू 21। तो इसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको बजटेड और एक्चुअल 22 23 का ही दिखाना है, तो वो तो सामने रखा हुआ है, सीधा सीधा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रिक्वायरमेंट इनकी होती है कि आपको हमें सेल्स बजट बना के देना है 23 24 का। ये हुई काम की बात। 23 24 अगर आगे की बात करो, ये तो सब कुछ लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन इसमें कहता है कि जो प्रोडक्ट एक्स है वो पॉपुलर है और अंडर प्राइस है, तो हम उसके प्राइस को 1 रुपया बढ़ाने वाले हैं। तो एक्स का प्राइस 9 रुपए था, एक्स का प्राइस अब 10 रुपए होगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं जो वाई है वो ओवर प्राइस्ड है, उसका 1 रुपया गिराने वाले हैं। तो जो वाई का सेल प्राइस है वो 21 से गिर के 20 रुपए रहेगा। तो एक्स 10 रुपए और वाई 20 रुपए पे चलेगा। इसके बाद में कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्राइस चेंज एंड द रिपोर्ट ऑफ सेलमैन फॉलोइंग एस्टिमेट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिविजनल मैनेजर। तो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास इंक्रीज इन सेल होने वाली है ओवर बजटेड सेल। तो बजटेड सेल आपकी कितनी थी? 400, 600, 300 एंड 500। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ईस्ट वेस्ट एक्स और वाई। ठीक है, यहां लिख देता हूं ईस्ट वेस्ट एक्स और वाई। तो इनकी बजटेड सेल थी 400, 600 और 300, 500। ठीक है जी, ये इनकी बजटेड सेल थी। कह रहे हैं कि जो बजटेड सेल है उसमें इंक्रीज होने वाला है एक्स में, ईस्ट में 10%। तो एक्स के ईस्ट में 10% बढ़ेगा। तो 10% का मतलब कितना? 40 यूनिट बढ़ जाएंगी। 400 का 10%। वेस्ट में 5% बढ़ेगा, तो 30 यूनिट बढ़ गई, 5%। कह रहे हैं वाई का 20 और 10% बढ़ेगा। तो 20 का मतलब हो गया 60 और 10 का मतलब हो गया 50। इतनी यूनिट बढ़ जाएंगी। इसके बाद में कह रहे हैं इसके अलावा हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन करेंगे, और एडवर्टीजमेंट कैंपेन से हमारी ईस्ट और वेस्ट में और थोड़ी सी यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ेंगी। तो यानी जो बताई हैं ओवर एंड अबव द अबव मेंशन एस्टिमेट, ये एडिशनल सेल और होगी। तो 2 बार में तोड़ तोड़ के सेल को बढ़ा के बता रहे हैं। कह रहे हैं 60, 70, 40, 50। 60, 70, 40, 50 एक्स और वाई की ईस्ट और वेस्ट में। तो एक्स की ईस्ट में सेल कितनी होने वाली है? 500, वेस्ट में 700। ये हो गई 400 और ये हो गई 600। इसको किस रेट से बेचोगे? 10 रुपए से। और इसको किस रेट से बेचोगे? 20 रुपए से। क्वेश्चन खत्म। यही बजट बना के दिखाना था। तो इसके अंदर हमारे पास डिलक्स रूम ये हो गए, सारे हो गए। हाँ जी। तो 23 24 का 500, 700, 400, 600 10 रुपए से और 20 रुपए से बेच के दिखा दिया ईस्ट और वेस्ट में। उसके अलावा जो इनकी 22 23 की थी वो कॉपी पेस्ट मारनी है। 400, 600, 9 रुपए से, 300, 500, 21 रुपए से, और एक्चुअल में 500, 900, 9 रुपए से, और 200, 400, 21 रुपए से। काम खत्म। तो ये आरटीपी हमारी सोल्व हो गई। बहुत कम टाइम में हमने सोल्व की है और पॉइंट टू पॉइंट बात की है। टाइम स्टैम्प में लगा के दूंगा इसमें, जिससे आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।